वेलकम टू टॉपर स्टडी पॉइंट। स्वागत है प्यारे बच्चों। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि गृह विज्ञान का। इसके आज के पेपर के लिए आज यानी कि 20 दिसंबर 2024 को होम साइंस का आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसी की तैयारी के लिए हम अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन, इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो हमारे इसी पेपर के पार्ट नंबर 3 की वीडियो रहने वाली है। ठीक है बच्चों, इस पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने 70 से 80% हमारा जो पेपर है वो समझ लिया है। अब बाकी के हमारे जो क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है, बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन थे हमारे 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, इवन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों जो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले पैटर्न समझ लीजिए। होम साइंस का आपका जो पेपर है ये 4 खंड में डिवाइड होगा और 35 प्रश्न होंगे। खंड ए के अंदर आपके 14 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। खंड बी के अंदर 15 से 18 ये केस आधारित आपके 1 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। खंड सी के अंदर 19 से 25 ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 26 से 29 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और खंड डी के अंदर 30 से 33 4 नंबर के क्वेश्चन और 34 से 35 5 नंबर के। तो बच्चों हम ए और बी को पूरा समझ चुके हैं। सेक्शन सी के 2 नंबर के क्वेश्चन पूरे समझ लिए थे। 3 नंबर के क्वेश्चनों में ना हमारा क्वेश्चन 28 और 29 रह गया था। ठीक है, तो इस पेपर की स्टार्टिंग हम क्वेश्चन नंबर 28 से करने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के एक बार देख लें, सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू हैं, सेक्शन बी में भी एमसीक्यू हैं 4 केस बेस्ड, और सेक्शन सी में आपके 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन है। सेक्शन डी में आपके 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए कि अगर आप सभी बच्चे अपने आने वाले बोर्ड के एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो तो आज ही क्लास 12 के लिए हमारे द्वारा बनाई गई 15 प्लस सैंपल पेपर्स को आप बाय कर सकते हो। सैंपल पेपर बाय करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। वैसे तो एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है बच्चों वो है 299, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं टीएसपी 50% ऑफ तो डेफिनेटली इंस्टेंटली आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और एक सब्जेक्ट आपको 149 में मिलेगा। और भी भारी डिस्काउंट चाहिए तो फटाफट से अभी के लिए जो हमारे पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिकल, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इन चारों में से अगर आप किन्हीं 3 को एक साथ बाय करते हो तो ये आपको 449 की जगह 399 में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जाइए फटाफट से बाय कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपने इस पेपर के पार्ट नंबर 3 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारा है खंड ख। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 27 तक हमने पूरे कर लिए थे अपने पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 28 से जो है ना इसकी शुरुआत करने वाले, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे कहा गया है जूलिया अपना एक छोटा होटल खोलना चाहते हैं, यानी कि आपका नाम जूलिया है और आप जो है ना एक छोटा होटल खोलना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम जूलिया जो है वह अपने कर्मचारियों को अतिथि चक्र के बारे में समझाना चाहती है। तो उसके कर्मचारियों को अतिथि चक्र की 4 विशेषताएं समझाइए, यानी कि 4 अवस्थाएं आपको समझानी कौन कौन सी होती हैं अतिथि चक्र की। दूसरा क्वेश्चन, वह अपने होटल में किन 2 प्रकार से पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक अनुकूलन को सुनिश्चित करेगी, यानी कि होटल जो वो खोल रही है, ठीक है, तो उसमें जो कर्मचारी हैं उसको अतिथि चक्र की 4 अवस्थाएं भी बतानी है और साथ ही उसको ऐसे 2 तरीके जिससे कि पर्यावरण संरक्षण भी हो जाए और वो एनवायरनमेंट का ध्यान भी रख सके, ऐसी आपको सूची बनानी है। ठीक है, तो आओ दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि अतिथि चक्र की 4 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था है बच्चों आगमन पूर्व अवस्था, यानी कि अतिथि के लिए दर उद्धृत करना और कमरा आरक्षित करना, यानी कि अतिथि के आने से पहले की अवस्था है ये। ठीक है, तो उसके कमरे को आरक्षित करना, उसकी व्यवस्था करना, ये चीजें। फिर होता है बच्चों अतिथि का आगमन। ठीक है, यानी कि जो गेस्ट है अब होटल में आ चुका है। अब जब होटल में आया तो क्या होगा, अतिथि का वास्तव में आगमन होता है, रजिस्टर में फ्रंट ऑफिस पे उसका नाम दर्ज किया जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि आगमन अवस्था में अतिथि चेक इन करता है होटल में। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कमरे पर आधिपत्य। ठीक है, यानी कि ऑक्यूपेंसी।
तो अतिथि की आवश्यकताओं के अनुसार अतिथि की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विभिन्न अतिथि सेवाओं के समन्वय के साथ विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। यानी कि अतिथि की जो भी नीड्स हैं, जो भी उसे आवश्यकता है, उसको सुनिश्चित किया जाता है जब वो होटल में रहने के लिए आता है, ठीक है। और जो भी सेवाएं उसे चाहिए उससे प्रदान किए जाते हैं, और ये देखा जाता है कि अतिथि को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो तो उसे संतुष्टि भी निश्चित की जाए, ठीक है। चौथा यहाँ पे पॉइंट आता है बच्चों, प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब यह आतिथ्य प्रबंधन की सबसे अंतिम अवस्था है। यहाँ पे जो अतिथि चेक इन किया था, अब वो चेकआउट करेगा। चेकआउट करेगा यानी कि अब वो होटल के आवास को छोड़ के बाहर जाने वाला है, ठीक है। अतिथि संबंधी जानकारी तथा सेवाओं के बारे में अतिथि की राय भी सम्मिलित है, यानी कि जो स्टार रेटिंग होती है ना, जो उनका फीडबैक होता है, वो भी इसी प्रस्थान में शामिल होता है। और उसके बाद में उनका कमरे की फिर सफाई की जाती है, फिर दूसरे गेस्ट के लिए भी यही 4 अवस्थाएं चलती हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो अतिथि चक्र की 4 अवस्थाएं। अब इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों? सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना था कि जो जूलिया है वह अपने होटल में किन 2 प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी के अनुकूलन को सुनिश्चित करेगी। तो सबसे पहला तरीका है 100% जो जैव सूती चादर है इनका उपयोग करें। यानी कि जो गेस्ट के होटल होते हैं ना, बेडशीट जिन्हें हम कहते हैं, उनमें 100% जो जैव सूती चादर है इनका उपयोग करें, ठीक है। रसायन युक्त धुलाई चक्र का उपयोग करें, यानी कि रसायन से मुक्त, बिना रसायन के धुलाई चक्र का उपयोग करें, ठीक है। ऐसे कारकों का उपयोग करें जो अविषैले हों, ठीक है, जल आधारित और इन सभी का। इसके अलावा जो तौलिए होते हैं गेस्ट के, इनको पुनः उपयोग का अतिथि से आग्रह, जिसे संसाधन जैसे जल, विद्युत धुलाई, उपयोग होने वाले डिटर्जेंट की बचत हो। यानी कि जो तौलिए होते हैं ना, उनसे अतिथि जब आए तो बोलें कि आप इनका उपयोग करिए, ठीक है। मतलब जो एक यूज़ करके जा चुका है, अगर दोबारा धोगे तो उसमें डिटर्जेंट, जल, धुलाई और जो विद्युत है वो भी लगेगा, है ना। कमरों में ऊर्जा दक्ष बल्ब का उपयोग करना, यानी कि जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब, वो खास करके एलईडी जो बल्ब होते हैं उनका उपयोग करें, ऊर्जा दक्ष बल्ब, ठीक है। वर्षा जल संचयन, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए आपके होटल की छत पे, ठीक है। और सौर ऊर्जा का आप हो सके तो ज़्यादा उपयोग करें। और साथ ही आप अपने होटल में इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इसका उपयोग बिल्कुल ना करें, ठीक है। होटल में वृक्षारोपण किया जाए, होटल के उद्यानों को व्यवस्थित किया जाए, होटल के रसोई घर के अपशिष्ट से खाद बनाना, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए बच्चों कि जूलिया वांट्स टू सेट अप हर ओन स्मॉल होटल, so she wants to make her employee understand the guest cycle first. Explain the 4 stages of guest cycle for employee. तो पहला होता है प्री अराइवल स्टेज, सेकंड अराइवल स्टेज, थर्ड होती है ऑक्यूपेंसी स्टेज, एंड लास्ट होती है बच्चों यहाँ पे डिपार्चर स्टेज। एंड सेकंड की लिस्ट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस विच शी विल इंश्योर इन हर होटल। तो यहाँ पे 2 बताई जानी है, मैंने देखो कितनी सारी बता रखी है आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 29। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, खाद्य मानकों, गुणवत्ता और व्यापार से संबंधित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का पूरा नाम दीजिए, ठीक है। तो आपको खाद्य मानक, गुणवत्ता, व्यापार से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है इनके पूरे नाम देने हैं। तो एक है बच्चों CAC, ISO और WTO, ठीक है। तो इनका पूरा पूरा क्या नाम है इसके बारे में, तो मेनली देखो सबसे पहले बात आती है CAC की। तो CAC की फुल फॉर्म है क्या नाम है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। क्या है? कोडेक्स एलिमेंटियस कमीशन। उसके बाद में एलिमेंटेरियस कमीशन है बेसिकली। फिर है ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फिर WTO, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेंगे, गिव फुल फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद फूड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एंड ट्रेड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बच्चों, और ये इसकी फुल फॉर्म्स है, पहले की हो गई, बाकी की आपकी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। चलो तो इस तरह से हमारा खंड नंबर जो खा कह लीजिए या गा कह लीजिए वो यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने अपना पेपर का आधा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरा कर ही लिया है। अब शुरू होगा बच्चों इस पेपर का आखिरी खंड, ठीक है। वैसे यहाँ पे गा है, ये यहाँ पे खंड घा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ना हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन भी हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन भी हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, अब इन्हें बड़े ध्यान से समझिएगा।
तो क्वेश्चन 30 का पहला क्या कहता है, देखो बच्चों, कि आपको अपने विद्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर एक भाषण देना है। ठीक है, आपको ना अपने विद्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर एक भाषण देना है। तो आपको क्या करना है कि आप किन 4 उपभोक्ता अधिकारों और 4 उपभोक्ता दायित्वों को अपने भाषण में सम्मिलित करेंगे, उनका उल्लेख कीजिए। यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अपने स्कूल में भाषण देते हुए आपको 4 उपभोक्ता अधिकार और 4 उपभोक्ता दायित्व ये शामिल करने हैं। तो आपको ये लिखना है। तो आओ बच्चों, समझाते हैं आपको कैसे कैसे लिखोगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हैं 4 उपभोक्ता अधिकार, यानी कि यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम सबसे पहले बात करेंगे 4 कंज्यूमर राइट्स की एंड 4 कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो पहले राइट्स देख लेते हैं बच्चों। तो 4 उपभोक्ता अधिकार में सबसे पहला है उपभोक्ता की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, और जब वो किसी वस्तु को खरीदने जाए तो उसके चयन का अधिकार। ठीक है, वस्तु के बारे में जानने के लिए उसे सूचित किए जाने का अधिकार। ठीक है, वो कुछ भी मांगता है, कुछ भी कहता है तो उसे सुने जाने का अधिकार। साथ ही वो शिकायत जब करता है तो शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार है और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। तो ये 4 हैं उपभोक्ता के अधिकार। तो यहाँ पे देख लिया आपने। अब बारी आती है क्या क्या दायित्व होते हैं बच्चों। तो दायित्व में उपभोक्ता को सरकार के द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के विषय में अपनी जानकारी को नियमित तौर पे यानी कि अपडेटेड उसे रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता को सभी लेन देन ईमानदारी से करने चाहिए, ये दायित्व है उसका, और अपने सभी खरीदारी का भुगतान उसे करना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता को बाजार का सर्वेक्षण करना चाहिए और कीमतों की तुलना भी करनी चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध विभिन्न किस्मों में से चयन करना चाहिए। इसके अलावा लेबल और ब्रोशर जो होता है उस पर जो जानकारी दी जाती है उसे ढंग से पढ़ना चाहिए। कभी भी हम इन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं इसको भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मानकीकरण चिन्ह वाले उत्पाद खरीदें, यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल खरीद रहे हैं तो ISI होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चांदी खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क होना चाहिए, सोने पे भी हॉलमार्क इस तरीके से, है ना। रसीद और अन्य संबंधित दस्तावेज अपने पास ही रखिए। ठीक है, बीमा, क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंक बचत आदि सेवाओं को खरीदते समय सभी शर्तों, नियमों, दायित्वों और सेवा प्रभारों को पढ़ना और समझना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठनों के बारे में जानकारी भी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। और वैसे तो 4 ही पूछे गए थे बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने कितने बता दिए। पहले तो उपभोक्ता के अधिकार बताए 6, फिर उपभोक्ता के दायित्व क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, 9 बता दी। ठीक है ना। अगर अब यही दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी 5 नंबर में या 4 नंबर में आ जाए तो पूरे लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब सेम इंग्लिश मीडियम में बच्चों कि 4 कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से, तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू चॉइस, इन्फॉर्म्ड, हियर्ड, सीक, रजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर एजुकेशन। एंड उसके अलावा कंज्यूमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में ये पॉइंट है बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अथवा में क्या कहा गया है कि प्रकाश एक अर्ध सरकारी उपभोक्ता संगठन में काम करता है। तो प्रकाश जो है वो एक अर्ध सरकारी उपभोक्ता संगठन में काम करता है। उपभोक्ताओं के हित में उसके संगठन को कौन सी 4 महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी चाहिए, बताइए। सिंपल सी क्या बताना है आपको, जब वो उपभोक्ता संगठन में काम करता है ना तो उसे कौन सी 4 महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ये बताओ। ठीक है, 2 नंबर का। इसके अलावा दिल्ली और अहमदाबाद प्रत्येक में स्थित कोई एक उपभोक्ता संगठन का नाम लिखिए। दिल्ली और अहमदाबाद में जो कंज्यूमर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताइए और उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के नाम भी बताएं। तो आओ देखते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले जो उपभोक्ता संगठन है इसकी 4 महत्वपूर्ण भूमिकाएं। सबसे पहली भूमिका होती है बच्चों कि जो उपभोक्ता संगठन होते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये हम कंज्यूमर्स को, हम उपभोक्ताओं को जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, किन किन माध्यमों से, पत्रिकाओं, पुस्तकों और समाचार पत्र, मार्गदर्शिकाओं, दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से जानकारी प्रसारित करते हैं। ठीक है, लोगों को, कंज्यूमर्स को कानूनी सलाह भी प्रदान करते हैं। जो विभिन्न तरीके के उत्पाद होते हैं इनका तुलनात्मक परीक्षण करते हैं, उत्पादों की वापसी करवाना भी। ठीक है, जो कंज्यूमर्स हैं इनकी शिकायतों को सुनना, उसको निपटारित करना, ये भी काम होते हैं इनके। और कंज्यूमर से संबंधित जो जनसभाएं होती हैं इनको आयोजित करना, उपभोक्ता के हित में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है,
अब इसका सेकंड क्वेश्चन था कि आपको नाम बताने थे और पत्रिका के नाम। तो सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो इसमें है वॉइस, VOICE। पत्रिका का नाम है कंज्यूमर वॉइस। अहमदाबाद में है बच्चों CERC। इसकी पत्रिका का नाम है इनसाइट। ठीक है। अब सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। प्रकाश इज वर्किंग इज एन सेमी गवर्नमेंटल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट फॉर इंपॉर्टेंट रोल्स इज ऑर्गेनाइजेशन शुड बी परफॉर्मिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो वो कौन कौन सी हैं बच्चों, आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं, सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद में आपको नाम बताना है कि नेम एनी वन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ईच इन दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो वो है वॉइस एंड CER। एंड आपको मैगजीन्स के नाम बताने हैं तो कंज्यूमर वॉइस एंड इनसाइट। ओके। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31। देखो बच्चों, आप सारे के सारे बच्चे एक बार ना मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको जो ये मैं सैम्पल पेपर समझा रहा हूँ इसके जितने भी क्वेश्चन हैं क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है। सभी बच्चे मुझे कमेंट में फटाफट से बताएं ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले कि हाँ भाई आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है। चलो अब 31 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि मार्च 2018 में शुरू किए गए पोषण अभियान के कोई दो अल्प अवधि हस्तक्षेपों की सूची बनाओ। यानी कि जब मार्च 2018 में जो पोषण अभियान शुरू किए गए थे तो इसकी 2 अल्पावधि हस्तक्षेपों की सूची बनाओ। और दूसरा, अपने देश में चल रहे पोषण अभियान के अतिरिक्त अन्य कोई 4 पोषण कार्यक्रमों की सूची लिखो। ठीक है। कार्यक्रमों के बारे में लिखना जो अपने देश में ना चलते हो, मतलब अपने देश के अलावा अन्य के नाम लिखने। तो पहले देखो बच्चों, पोषण अभियान के 2 अल्पावधि हस्तक्षेप। पहला है बच्चों 0 से लेकर 6 वर्ष आयु समूह के जितने भी संवेदनशील बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली, स्तनपान यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाने वाली महिलाएं, ऐसी माताओं के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों, समेकित बाल विकास सेवाएं, इसको सुनिश्चित करना। ठीक है। दूसरी थी बच्चों आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण, खास करके नमक का आयोडीन के द्वारा प्रबलीकरण। महिलाओं के सहयोग से देशी और स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से कम कीमत पर जो पोषक खाद्य पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन कराना और उन्हें लोकप्रिय बनाना। ठीक है। संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण लाने के लिए पोषक पूरक देना। यानी कि जो संवेदनशील वर्ग होते हैं इनमें जो माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होती है इसके लिए पोषक को पूरक करना, ये भी इसका एक हस्तक्षेप था। ठीक है। तो ये थे बच्चों आपको पोषण अभियान के अल्पावधि हस्तक्षेप। अब बारी आती है कि अपने देश में चल रहे पोषण अभियान के अतिरिक्त अन्य कोई 4 पोषण कार्यक्रम। तो पहला है बच्चों एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ठीक है, ICDS, जिसके बारे में ऊपर पढ़ा। इसके अलावा पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। तो विटामिन ये चलाया क्यों गया, तो विटामिन A की कमी के कारण जब अंधापन होता है तो उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम चलाएगा। राष्ट्रीय पोषण एनीमिया रोकथाम कार्यक्रम, ठीक है, जैसे इंग्लिश में नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलेक्शन प्रोग्राम कहा गया। राष्ट्रीय आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। इसके अलावा आहार पूरक कार्यक्रम है, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम है। अब भोजन सुरक्षा में कई सारे आते हैं जैसे कि जन प्रणाली है, जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, अंत्योदय अन्न योजना है। ये सभी अलग अलग से 1-2 नंबर में आ सकते हैं, याद रखना। इसके अलावा स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार योजनाएं भी आती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हो। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस ऑफ पोषण अभियान। तो वो कौन कौन से बच्चों, यहाँ से पढ़िए। एंड इसके बाद में जो हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन था कि 4 न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री अदर देन पोषण अभियान। तो वो कौन कौन सी है बच्चों, सारी चीज़ लिखी हैं। ICDS है, न्यूट्रिशन डिफेंशियल कंट्रोल प्रोग्राम है, फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम से बहुत सारे, और एक लास्ट है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेग एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इसके अथवा वाले को। तो अथवा वाले में पूछा गया बच्चों, संशोधित आहार से आप क्या समझते हैं? तरलता में परिवर्तन के आधार पे 3 प्रकार के आहार कौन से हैं और प्रत्येक आहार का एक उदाहरण दीजिए। तो आओ बच्चों समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि संशोधित आहार क्या होते हैं। तो संशोधित आहार
वे आहार होते हैं जो किसी भी बीमार यानी किसी भी रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं या फिर चिकित्सीय जो व्यक्ति की विशेष आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए समायोजित किए जाते हैं। कोई भी बीमार व्यक्ति होते हैं ना, तो उसके लिए ये संशोधित आहार जो है ना उसकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। अब बारी आती है कि तरलता में परिवर्तन के कौन कौन से आधार हैं। तो 3 आधार हैं बच्चों। पूर्ण तरल आधार यानी कि पूर्णतः तरल आहार। इसका मतलब क्या है बच्चों? बहुत ही पतला तरल आहार ऑपरेशन के तुरंत बाद दिया जाता है, यानी कि किसी की सर्जरी हो या ऑपरेशन हो तो तुरंत बाद में उसे बहुत ही पतला और तरल आहार दिया जाता है। जैसे दलिया बनाया जाना, ठीक है, वो भी पतला सा, ठीक है, दाल का पानी या फिर लिक्विड में नारियल पानी हो गया, इस तरीके से रेशे रहित और कम मसाले वाला दिया जाता है। उदाहरण के लिए नारियल पानी, छना हुआ सूप, जूस, रेशे रहित इत्यादि। फिर दूसरा आता है तरल आहार। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ये उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो सामान्य रूप से चबाया निगल नहीं सकते। यानी कि तरल आहार किन्हें दिए जाते हैं? ये उन्हें दिए जाते हैं जो सामान्य रूप से चबा नहीं पाते, फिर निगल नहीं पाते हैं। बहुत कम रेशे वाले और बहुत कम मसाले वाले, जैसे सूप, फलों का रस, दूध, छाछ इत्यादि। फिर आता है बच्चों यहाँ पे अर्ध ठोस आहार। अर्ध ठोस अवस्था वाले खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कम रेशे और मसाले होते हैं, जैसे पतला कस्टर्ड, पतला दलिया, ये होते हैं। फिर नरम आहार होता है, हल्के मसाले और कम रेशेदार, चबा भी सकते हैं और पचाना भी आसान होता है, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, ये सारी चीज़ें। फिर तैयार मृदु आहार, जैसे कि नरम कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन होता है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो आपको इसमें से किन्हीं भी 3 का यहाँ पे एक एक उदाहरण लिखना है। मैंने देखो आपको 5 बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई 3 ही लिखने थे। ओके बच्चों, अब देखते हैं इसी के अगले क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों अथवा वाला कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडिफाइड डाइट्स। तो मॉडिफाइड डाइट्स का क्या मतलब होता है? एंड 3 टाइप ऑफ डाइट्स बेस्ड ऑन चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो सबसे पहले क्लियर लिक्विड डाइट है, फिर यहाँ पे जो है लिक्विड डाइट की बात आती है, फिर सेमी जो शोल्ड डाइट है उसकी बात आती है, फिर यहाँ पे आता है बच्चों सॉफ्ट डाइट, एंड फिर आता है जो मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट होती है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख लो और ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 31 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 35 तक होगा और उसके बाद में हमारा यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 32 कहता है फैशन उद्योग में फैड्स का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए और फैशन उद्योग में व्यापार के 3 स्तरों की विवेचना कीजिए। तो आओ बच्चों समझते अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहले फैड्स क्या होते हैं। फैड्स अस्थायी फैशन है जो कि एक बार आकर चले जाते हैं। तो फैड्स क्या है? टेम्परेरी टाइम के फैशन होते हैं जो कि एक बार आए और चले गए। ये डिज़ाइन इतने प्रभावी नहीं होते हैं जो कि ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित करें, जैसे कि हॉट बैगी पैंट है, बेमेल बटन इत्यादि, ये सभी। ठीक है, अब बारी आती है कि फैशन उद्योग में व्यापार के 3 स्तर। तो फैशन उद्योग में व्यापार के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियां। खुदरा यानी कि नॉर्मली जो बेचा जाता है। तो यह वह व्यवसाय है जो फैशन की दुनिया को डिजाइनरों के प्रदर्शन कक्ष से खुदरा दुकानों तक और फिर ग्राहकों के हाथों में पहुंचाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार में विक्रय के लिए उस मूल्य पर माल का पर्याप्त प्रावधान रहे जिस मूल्य पर ग्राहक इच्छापूर्वक लेने को तैयार है। यानी कि एक न्यूनतम खुदरा मूल्य क्या होनी चाहिए वो भी डिसाइड करते हैं। फिर क्रय एजेंसी व्यापारिक गतिविधियां, तो खरीदारों के लिए सामान उपलब्ध कराने के कार्यालय के रूप में काम करता है। यानी कि हम खरीदने वाले जो है ना, में सामान उपलब्ध कराने के एक कार्यालय के रूप में ये काम करता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना इसका काम होता है। वस्तु के क्रय के लिए परामर्श देता है। निर्यातक के लिए लाभदायक लागत और समय की बचत कैसे हो ये भी बताता है। ठीक है, फिर आता है निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां। अब निर्यात उद्यम में बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं क्रय एजेंट और एक होते हैं उत्पादक व्यापारी। ठीक है, तो क्रय एजेंट खरीदार और उत्पादकों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यानी कि जो खरीदार होता है और प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, इनके बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है। खरीदारों की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। लेकिन जो उत्पादक व्यापारी होते हैं ये क्या करते हैं? उत्पादन और खरीदार व्यापारियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है और ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादन समयबद्धता और खरीदार की आवश्यकताओं के अनुसार हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट था आपका फैशन उद्योग में क्या क्या तरीके थे। चलिए
अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, इन फैशन इंडस्ट्री व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टर्म फैट्स। तो फैट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। और वो 3 लेवल्स कौन से हैं मर्चेंडाइजिंग इन फैशन इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो लेवल कौन कौन से हैं, सबसे पहला है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग, सेकंड बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग एंड एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। और इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है बायर और एक होता है प्रोडक्शन का, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 4 नंबर का, फिर हमारे 2 क्वेश्चन 5-5 के होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 5 वर्षीय बंटी रेलवे स्टेशन पर अपने माता से बिछड़ गया। यानी कि एक 5 वर्ष का लड़का है बंटी, वो रेलवे स्टेशन पे जाता है और उसके मम्मी पापा उससे बिछड़ जाते हैं। तो रेलवे कर्मी उसे किस प्रकार के बाल गृह में रखेंगे। तो रेलवे कर्मी जो है उसे किस तरीके के बाल गृह में रखेंगे ये बताइए, ठीक है। तो रेलवे कर्मी उसे किस तरीके के बाल गृह में रखेंगे बच्चों, प्रेक्षण गृह में। किसमें, प्रेक्षण गृह में रखेंगे उसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, संवेदनशील बच्चों के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 2 अन्य प्रकार के बाल गृहों को संक्षेप में समझाइए, ठीक है। तो एक तो अभी आपने ये समझ लिया ना कि प्रेक्षण गृह क्या होते हैं। अब संवेदनशील बच्चों के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए 2 प्रकार के बाल गृह, ठीक है। एक तो है विशेष गृह, विशेष गृह जहां ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते किशोर बाल गृह, यहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का पता नहीं चल पाता है, अथवा जिनके अभिभावक अस्वस्थ होते हैं या फिर मृत होते हैं, अथवा जो बच्चों को वापस नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए किशोर बाल गृह होते हैं। और किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम भी ये आया था, ठीक है। ये बेसिकली गा का आंसर है कि उस अधिनियम का नाम बताइए जो गैर सामाजिक गतिविधियों में संलग्न बच्चों के लिए बनाया गया था। तो वो कौन सा था बच्चों, किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों की देखरेख और संरक्षण का अधिनियम, ठीक है। अब इन्हीं को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों। तो 5 ईयर ओल्ड बंटी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एट द रेलवे स्टेशन, विच टाइप ऑफ चिल्ड्रंस होम विल दी रेलवे पर्सनल सेंड हिम टू। तो ऑब्जर्वेशन होम, उसके अलावा 3 कौन कौन से और होम है, मतलब 2 और, तो एक स्पेशल होम्स होते हैं और दूसरे जुवेलियन या फिर चिल्ड्रन होम्स होते हैं। और उस एक्ट का क्या नाम था, तो जुवेलियन जस्टिस एक्ट, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे जो अगले 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन 34 एंड 35, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 5-5 नंबर के आने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आज के पेपर के लिए, तो बड़े ध्यान से समझें, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बच्चों, दोनों क्वेश्चन एक ही बार में आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 34 का पहला है, का वाला क्या कहता है कि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी उद्योग में लगे हुए रेसिपी विकास व्यावसायिकों में कौन से 5 आवश्यक ज्ञान और कौशल होने चाहिए, विस्तार से बताइए। तो बच्चों खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी उद्योग में जो रेसिपी विकास व्यावसायिक होते हैं, इनमें कौन कौन से 5 आवश्यक ज्ञान और कौशल होने चाहिए, तो आओ बताते हैं अच्छे तरीके से। देखो बच्चों, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी उद्योग में लगे हुए रेसिपी विकास व्यावसायिकों के 5 आवश्यक ज्ञान और कौशल। पहला, पाक क्रिया में निपुणता, यानी कि खाने को पकाने में निपुणता उन्हें होनी चाहिए। भोजन की प्रकृति और गुणों का ज्ञान, भोजन की प्रकृति कैसी है, उसके क्या गुण होते हैं, इसका ज्ञान उन्हें होना चाहिए। संगठकों का उपयोग, उनका यथार्थ मापन और तौलना उन्हें आना चाहिए। एक मूल रेसिपी को डिजाइन करना, विश्लेषण करना और उसे अपनाना इस व्यक्ति को आना चाहिए, इस व्यावसायिक को आना चाहिए। खाद्य पदार्थों को संभालने के कौशल उसे पता होने चाहिए। खाद्य उत्पादन में स्वच्छता बनाए रखना और सुरक्षा के मापदंडों का पालन करना, ये भी उसे आना चाहिए। औजारों को और उपकरणों को सावधानी पूर्वक उपयोग करना, उपभोक्ता के बोध के अनुसार उत्पाद को बनाना और डिजाइन बनाने में नए प्रवर्तन करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। समकालीन उत्पादन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये सारी भी चीजें आती हैं, ठीक है। तो एक खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी उद्योग में लगे हुए रेसिपी विकास व्यावसायिकों के 5 आवश्यक ज्ञान और कौशल ये हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अविषालुता तथा संकट, इसे परिभाषित कीजिए और 3 प्रकार के खाद्य संकटों को उदाहरण देकर समझाइए।
तो आओ बच्चों समझते हैं। सबसे पहले अविषालुता। अविषालुता यह किसी पदार्थ की किसी प्रकार और अन्य किन्हीं परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न करने की क्षमता है। अविषालुता क्या है बच्चों? ये किसी पदार्थ की कमी से किसी प्रकार से हमारे अंदर जो है ना क्षति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। खतरा क्या होता है? ठीक है, खतरा यानी कि जो ये दूसरा पॉइंट था हमारा, संकट क्या है? तो संकट यह सापेक्षित संभावना है कि जब पदार्थ को किसी प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त ना किया जाए तो उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में क्षति हो सकती है। और ये संकट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला संकट होता है बच्चों भौतिक संकट। जैसे कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पहुंचता है और ये रोग उत्पन्न कर सकता है अथवा आघात पहुंचा सकता है। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, उस खाने में बाल पड़ गया, ठीक है, सिगरेट का एक वो क्या बोलते हैं उसको, जो मिट्टी राख जैसा नहीं होता वो पड़ गया, कोई अनहाइजीनिक लकड़ी पड़ी हुई है, या जैसे आप चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो तो पत्थर आ गया, पत्थर वो आप खा गए, पेट में चला गया तो उससे स्टोन भी बन सकता है किडनी में, ठीक है, कील इत्यादि। तो ये भौतिक संकट है, ठीक है। फिर रासायनिक संकट, वे रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ जो खाद्यों में जाने अनजाने में मिला दिए जाते हैं, जैसे कि खाने में कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, खाद्य रंग। जैसे मान लीजिए खाद्य रंग का मतलब जैसे फिंगर है, ठीक है, तो फिंगर का वो जो एक रेड कलर होता है ना, रेड कलर, वो एक्चुअल में रेड नहीं होता है, वो एक खाद्य कलर होता है जिसको उपयोग किया जाता है उसमें, ठीक है, ताकि वो रेड हो सके। विषैली धातुएं, ये सभी आ जाते हैं। फिर जैविक संकट आते हैं। जैविक संकट में विभिन्न जीवधारी शामिल हैं जिनमें सूक्ष्मजीवी जीव जो खाद्य से संबंधित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, ये सम्मिलित होते हैं। और लेकिन ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं दिखाई देने वाले, जैसे कि मक्खी, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच और घुन इत्यादि। और एक होते हैं दिखाई ना देने वाले, जैसे कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, खमीर यानी कि ईस्ट, फफूंदी, प्रोटोजोआ, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जैविक संकट 2 प्रकार के होते हैं, दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले। ओके बच्चों, तो समझिए अच्छे तरीके से कि विषालुता क्या होती, अविषालुता क्या होती है, खतरा क्या होता है, भौतिक संकट, रासायनिक संकट, जैविक संकट। हाँ, यहाँ पे ये पूरा हो गया, ठीक है। चलो अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देखो बच्चों, विच 5 नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय ए रिलेशनशिप डेवलपमेंट प्रोफेशनल इन्वॉल्व्ड इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री एलैबोरेट इन डिटेल। तो वो कौन कौन सी है बच्चों, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड उसके बाद में ये रही आपकी, ठीक है। अब इसी का अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों कि डिफाइन टॉक्सिटी एंड हैजार्ड्स, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स इन फूड विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आप देखिए टॉक्सिटी क्या होती है, फिर हैजार्ड्स क्या होते हैं, और 3 टाइप कौन कौन से हैजार्ड्स के। तो सबसे पहला फिजिकली हैजार्ड्स है, एग्जांपल, केमिकल हैजार्ड्स, उसका एग्जांपल, एंड देन लास्ट बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। और इसका भी ये 2 टाइप का होता है, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल, ठीक है। चलिए अब हम 5 नंबर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों क्या कहा गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन आखिरी, कि आपका मित्र एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, तो फैशन डिजाइनर के इस क्षेत्र में आपके मित्र को सफलता पाने के लिए उसे कौन से 3 प्राथमिक कौशल उसके पास में होने चाहिए, ये बताइए। दूसरा, अपने मित्र को औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन में अंतर भी दर्शाकर बताइए। तो आओ बच्चों सबसे पहले कौशल देखते हैं। तो देखो, फैशन से संबंधित ज्ञान के अलावा मेरे मित्र को फैशन डिजाइनर बनने के लिए आवश्यक 3 प्राथमिक कौशल होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला पूर्वानुमान योग्यता, ठीक है। पूर्वानुमान योग्यता यानी कि फैशन की प्रवृत्तियों यानी कि रुझानों के संबंध में भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है, कि आने वाले समय में किस तरीके के फैशन जो वो विकसित होगा। फैशन प्रवृत्तियों के अनुसार उत्पाद के विपणन की जागरूकता, ठीक है, फैशन की प्रवृत्ति क्या रहेगी उसी के हिसाब से जो उत्पाद है उसका प्रोडक्शन, उसका ट्रेड किया जाना। विश्लेषणात्मक योग्यता अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था से अवगत रहना चाहिए कि पूरे देश में चल क्या रहा है फैशन के मामले में। यह समझना चाहिए कि किस प्रकार से कुछ शैलियां उपभोक्ता के बजट में समा सकेंगी, ठीक है। तो फैशन
के लिए उससे ज़रूरी है कि कुछ ऐसी शैलियाँ होती हैं कि जो उपभोक्ता के बजट में समा सकती है, उनको भी विकसित करें। संप्रेषण योग्यता, निर्माता के साथ बातचीत करने, मूल्य को तय करने में और उपभोक्ता को उनकी पसंद की फैशन बेचने में उसे सक्षम होना चाहिए और उसके अंदर लेखन कौशल भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वानुमान, विश्लेषणात्मक और संप्रेषण, ये योग्यताएं होनी चाहिए। अब है बच्चों औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन में अंतर। तो पहला है बच्चों औपचारिक संतुलन और दूसरा है यहाँ पे अनौपचारिक संतुलन। तो औपचारिक में क्या होता है कि इसमें जो है ना सममित संतुलन है। कैसा? सममित संतुलन है। और अनौपचारिक में असममित संतुलन है। ठीक है, औपचारिक में केंद्रीय ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों ओर समान होती हैं, जबकि इसमें दोनों ओर समान नहीं होती हैं। ठीक है, औपचारिक संतुलन में नीरस होने की प्रवृत्ति होती है, जबकि इसमें नहीं होती है। औपचारिक संतुलन कम खर्चीला होता है, जबकि ये ज़्यादा खर्चीला होता है। और औपचारिक संतुलन स्थायित्व और औपचारिकता की अनुकूल अनुभूति देता है, जबकि ये सिर्फ समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, तो ये था बच्चों यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ चुका होगा और इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा आज का ये जो पेपर था ये पूरा हो चुका है। एक बार जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लीजिए कि योर फ्रेंड वांट्स टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। ठीक है, enumerate 3 primary skills that he should possess in order to be successful। तो वो कौन कौन सी हैं? फोरकास्टिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी। एंड उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है कि फॉर्मल बैलेंस एंड इनफॉर्मल बैलेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 5 पॉइंट बताने थे, मतलब बताने तो 2 ही हैं, मैंने आपको 5 बता दिए। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा आज का ये जो पेपर था और इसके जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, हमने जो है ना इसमें जितने भी हमारे MCQ वगैरह थे वो भी अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किए थे। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर हमने जो है यहाँ पे अपने जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे वो भी अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी अच्छे से डिस्कस किए। और अभी की वीडियो में अभी हमने 4 नंबर के क्वेश्चन भी देखे, 5 नंबर के क्वेश्चन भी देखे और इस तरह से हमने पूरा पेपर समझ लिया है बच्चों। ठीक है, ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों पिछले 35 से लेके 37 मिनट के अंदर आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 12th के अपने होम साइंस के आज के पेपर के लिए, आज आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी के लिए जो हमारा पहला पेपर है इसके पार्ट 3 को और जितने भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो एंड करने से पहले आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से आपके क्लास 12th के होम साइंस के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए जो कि आपका आज होने वाला है, इसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों, बहुत अच्छी हमने तैयारी कर ली है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट है ही। चैनल पे अगर आप पहली बार आ गए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब भी कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। ठीक है, और वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर आप सभी बच्चे अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो तो आज ही क्लास 12 के लिए हमारे द्वारा बनाए गए 15+ सैम्पल पेपर्स को आप बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। वैसे तो एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है बच्चों वो है 299, लेकिन कुछ ही सीमित समय के लिए आपको मैं कूपन कोड दे रहा हूँ TSP 50% ऑफ, ये कोड यूज़ कीजिए तो आपको एक सब्जेक्ट इन जस्ट 149 में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए इसके अलावा तो अभी जो हमारे पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिकल, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, इन चारों में से अगर आप 3 को एक साथ बाय करते हो तो ये आपको 449 की जगह 399 में मिल जाएंगे। तो यानी कि 50 रुपीज़ की भारी छूट यहाँ पे भी मिलने वाली है। ठीक है, तो आज ही जाइए, बाय कीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ऑल द बेस्ट आप सभी को अच्छे से पेपर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।